Good morning, students. Today's topic is magnetic field on axial line of a loop. लूप क्या होता है? जो सर्कुलर कॉइल होती है, जैसे यहाँ पे हमने सर्कुलर कॉइल आपको बताई है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर फाइंड करेंगे। इसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, जो उसके एक्सिस से पास होती हुई एक्सियल लाइन, जो इसके सेंटर से, जैसे कि कॉइल जो है, जैसे जहां से हम ये इसको कॉइल बोल सकते हैं, सिंगल टर्न है जी, जैसे रिंग लिया है मैंने, तो इसको हम प्लेन ऑफ द बोर्ड, जैसे कि ये बोर्ड है, इसको ये देखो जैसे शैडो पड़ रही है इसके ऊपर, तो जब ये प्लेन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर जब हम लेते हैं, तो इसको ऐसे एलिप्टिकल फॉर्म में बनाया जाता है ऐसे। तो इसके एक्सिल के ऊपर, जैसे कि इसके एक्सिस से सेंटर से पास हो रही है लाइन, जिसको हम ये एक्सिल लाइन बोलते हैं, इस एक्सिल लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी मैंने बनाया है, जिसमें वर्टिकल भी उसका कंपोनेंट बनेगा और हॉरिजॉन्टल के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड जहां पे कितना बनता है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसमें जहां पे देखो एक सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट जो डायग्राम के ऊपर दिख रहे हैं, जैसे कि ये एक्सियल लाइन आपको पता स्पेस में है, लेकिन हम बोर्ड के ऊपर ही उसको बनाया है, ऐसे स्पेस में हवा में तो बना नहीं सकते ना। इसी तरह से जो पॉइंट हैं, ये सारे ही ऐसे हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट लेके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पहले स्मॉल लेंथ एलिमेंट बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, क्योंकि इसमें हमने बायोट-सावर्ट लॉ ही लगाना है, उसी से हम ये हमारे जो सिलेबस के मुताबिक जो है तो बायोट-सावर्ट लॉ लगाने के लिए हमें लेंथ एलिमेंट लेना पड़ते हैं, और इस कॉइल का रेडियस हम a लिया है, क्योंकि जो डिस्टेंस है जहां से वो हमें r लेना पड़ेगा। बायोट-सावर्ट लॉ में हमने r यूज किया हुआ है। तो लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p एट डिस्टेंस x। ये हम डिसीजन ले चुके हैं और वो सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, लेकिन जो बायोट-सावर्ट लॉ लगेगा तो उसके लिए लेंथ एलिमेंट लेना पड़ेंगे, जैसे डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो है हमने, जैसे कि ये डीएल लेंथ एक पॉइंट सी पे और एक डी पे, इन दोनों का मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके आपको बताऊंगा। फिर पूरी वायर के लिए जिसमें कि करंट आई चल रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पूरी वायर की लूप की वजह से हम आपको मैग्नेटिक फील्ड बताने वाले हैं एक्सियल लाइन के ऊपर, ये आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम जहां पे जो डिस्टेंस है हमने डिसीजन ले चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन जो फाइंड करेंगे, तो जो लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट जिसको बोल सकते हैं, उसका डिस्टेंस का नाम हम जो है वो r रखेंगे। उसी की वजह से बेटा जो हमने जो r जो है जहां पे रेडियस कॉइल का नहीं लिया है, वो हम चाहते थे कि लेंथ एलिमेंट का ही नाम r रखा जाए। और जहां पे आप बड़े ध्यान से देखना कि ये जो रेडियस है कॉइल का, लूप का, उसका नाम a रखा है, और जहां पे ये डिस्टेंस जो है उसका नाम हमने x रखा, और जहां पे जो एंगल बना इस डिस्प्लेसमेंट का उसको हम फाई बोल सकते हैं। थीटा क्योंकि हम इसके साथ एंगल लेते हैं, लेकिन ये जो कॉइल का डिस्प्लेसमेंट, जो लेंथ, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है कॉइल का, वो हमेशा जैसे कि जहां पे है वो तो 90 डिग्री ही आएगा। ये देखिए जहां पे लेंथ एलिमेंट, अगर इसको डीएल बोलेंगे ऐसे करके, तो ये जो मैंने स्केल रखी है, ये जिस स्केल जैसे मर्जी हो जाए तो उसके साथ एंगल इसका 90 ही शो होगा, इसलिए हमने जहां एंगल फाई रख दिया है। और बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो हाइपोटेन्यूज बना ना, ये देखो ओ सी और ये पी पॉइंट है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। इसमें जहां पे 90 का एंगल तैयार हो गया ना, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऊपर जो है वो 1/2 भी लिख सकते हैं, हम स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं। जैसा ये एलिमेंट है वैसा ही इसका भी आएगा, एडवांस में भी कर सकते हैं हम, क्योंकि एक जैसे हैं, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले ही बना के रख दो इसको। अगर वहां से एंगल फाई आएगा तो जहां से भी एंगल फाई ही आएगा। और पहले इसकी बात करते हैं बेटा, जो इस लेंथ एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्प्लेसमेंट के
और इस लेंथ एलिमेंट, क्योंकि लेंथ तो ऐसे है ना ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, तो दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो। मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको रूल बताया हुआ है, dv इक्वल टू, तो वो क्या आता है आपको पता है, dl क्रॉस r। r का ये जैसे r डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके दोनों के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो यहां मिलेगा ऐसे करके। वो ये जो लाइन चल रही है इसको r बोलते हैं, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, और जो कॉइल है उसके भी परपेंडिकुलर होगा, और इसका नाम बेटा हम लिख सकते हैं dv। पहले हम छोटे एलिमेंट का नाम dv लिखेंगे, फिर इसको v बनाने के लिए वो इंटीग्रेशन किया जाएगा। पहले तो dv, देखो ये dv जो आया वो ये इस r के भी परपेंडिकुलर है, और ये जो लेंथ एलिमेंट है इसके भी परपेंडिकुलर है। अगर इसको आप यहां देखेंगे दोनों के परपेंडिकुलर आना चाहिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या कंसीडर किया है, कॉइल। कंसीडर लूप भी बोल सकते हैं, लूप कैरिंग करंट I एंटी क्लॉकवाइज is placed perpendicular to the plane of paper, पेपर या बोर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे करके आपको दिखा दिया है, ये हमने ऐसे कर दिया है। लेकिन लूप का जो रेडियस है वो क्या है, a है, तो कंसीडर लूप ऑफ रेडियस भी बोल सकते हैं हम। कंसीडर, क्योंकि इनका रोल प्ले होगा, कंसीडर ए कॉइल बोल दो, कॉइल को ही ऑफ रेडियस, रेडियस की, ए की इंपॉर्टेंस है ना इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x, we will find the magnetic field. Let us find the magnetic field at distance. Let us find magnetic field on axial line at, बस ज्यादा लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, एट, ये हमारा आ गया प्रपोजल डेस्टिनेशन की एक कॉइल ली है जिसका रेडियस a है, और उसको प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर रखा है ऐसे करके, और उसके x डिस्टेंस पे हम जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। बाकी हमने बाय-सावर्ट लॉ ही लगाना है, तो x का रोल प्ले होगा, a का होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तो अंडरस्टूड है, इसको लैंग्वेज में लाने की जरूरत नहीं। अगर जहां पे डिस्टेंस वो है तो जहां भी उसका नाम a r रख के हम a² x² 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो अपनी मर्जी होती है। अब हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं dv, तो वो हम कैसे लिखेंगे, बाय बायोट लॉ। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड आया, हमारा आंसर लिखना शुरू कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बेटा ये ड्यू टू dl, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट जिसको बोल सकते हैं, dl, ये करंट एलिमेंट ही होगी ना, dl, जिसमें करंट पास होगी, तो एट c इज गिवन बाय, लेकिन बेटा ये वो तो एट p बोलने की जरूरत नहीं, वो क्या अंडरस्टूड है कि हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस x ही फाइंड करेंगे, लेकिन जो पॉइंट dl जो लेंथ है वो एट पॉइंट c है ना। ये जो है ये बात आपने याद रखनी है, ड्यू टू करंट एलिमेंट c, और d ऐसे बोल सकते हैं, ड्यू टू करंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ड्यू टू करंट एलिमेंट ऐसे भी ठीक है, ड्यू टू करंट एलिमेंट का नाम आ गया C एंड D, ड्यू टू करंट एलिमेंट C इज गिवन बाय, ये भी बात मैं थोड़ा सा सिंपल कर दिया इसको, ये जो करंट एलिमेंट है ना आइडियल यहाँ पे, ये इसका नाम C रख दिया, दूसरा जो सिमिलरली जो होगा वो D होगा, इज गिवन बाय बायोट-सावर्ट लॉ, तो उसका नाम तो dB ही आना ना, वो dB ही आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपको पता है ये कांस्टेंट आता ही आता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
ऐसे यूनिट के अंदर आइडियल आइडियल साइन नॉर्थ जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर राम आइडियल साइन नॉर्थ जी राम राम, तभी तो हमने आर नाम रखा है। बट थीटा जो होता है ये एंगल बिटवीन डीएल एंड आर है, तो डीएल बेटा ऐसे है और आर इनके साथ तो परमानेंटली एंगल थीटा 90 डिग्री है, तो बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा थीटा जब 90 डिग्री है तो साइन 91 होता है, तो इसलिए हम ये सीधा क्लियर करके लिख रहे हैं डीवी जो है इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, क्योंकि 1/2 और 2 फैक्टर को कट जाएंगे, अगर हम लगाएंगे भी तो ऐसे क्या जरूरत है। और इट इज एक्टिंग अलॉन्ग पी, जैसे कि ई लिख सकते हैं, पी अलॉन्ग एक्टिंग अलॉन्ग पी, ये हम जो डायग्राम में दिख रहा है पी स्मॉल है। और देखा बेटा ये अगर फाई है तो ये भी फाई ही हुआ ना, क्योंकि जितना इसके साथ ये 90 का एंगल है तो जितना एंगल जहां से इसके साथ बन रहा है इतना ही एंगल उसके साथ बनेगा, तो ये भी फाई ही आएगा। और इसके साथ इसके दो कंपोनेंट करेंगे हम डीवी के, डीवी विल बी कन्वर्टेड इनटू टू कंपोनेंट्स। डीवी जो cos फाई है वो जैसे कि जहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे करके, तो ये आ गया dv cos फाई, dv cos फाई, क्योंकि बेस का एंगल इसके साथ है, जो dv cos फाई आएगा, और जो dv sin फाई है वो इस साइड में आएगा dv, क्योंकि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, जो एक्सल लाइन है इसके साथ ही आएगा, वो px के साथ ही, तो वही हम करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट जो dv sin फाई, ये अच्छी तरह से लिख देते हैं, क्योंकि यही हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dv sin फाई। ये आ गया, इसके साथ एंगल है ये, तो इसको इतना बड़ा क्यों लिखना है, इसके साथ ही मिलता जुलता लिखते हैं। तो ये किसके साथ अलाइन कर रहा है, PE के साथ, और इसका dv cos फाई कंपोनेंट अलाइन द वो आ गया py, और जो dv sin फाई है वो जो डेस्टिनेशन हमारा है एक्स लाइन के ऊपर, क्योंकि ये कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा बीच में स्ट्रेट, तो वही हमने फाइंड करना है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायमेट्रिकली करंट एलिमेंट d, ये जो d नाम है करंट d, dl मत, ये dl तो लेंथ एलिमेंट है, क्योंकि इसके बगैर मैग्नेटिक सर्किल लॉ नहीं लगता है, ये टर्निंग पॉइंट के ऊपर हम जो ले रहे हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली, ये है ना इस डायमीटर उसके बिल्कुल डायमीटर अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट D विल बी, वो डायरेक्ट हम सेम ही आएगा, उसको dv डैश बोल सकते हैं, मतलब ये dv के जितने भी कंपोनेंट हैं ये सारे इक्वल होंगे, लेकिन आपको मैं अभी बता देता हूं आइडियल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम वही आएगा जो वहां ट्रायंगल बनी है वही सेम बनेगी। और इसको क्वेश्चन नंबर 2, और ये एक्टिंग कैसे कर रहा है, एक्टिंग अलोंग, जैसे कि जहां पे लाइन जो ड्रा किया था इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी, तो इसमें भी हम स्केल का यूज करके बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ऐसे करके जो इस लेंथ के साथ r के साथ वो एंगल जो है जहां पे ऐसे करके इसके साथ एंगल 90 शो करना है, और ये हम बोल सकते हैं कि ये f पॉइंट है, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है dv डैश, dv डैश, तो dv डैश जो है इसका भी जो साइन कंपोनेंट है, जो dv sin फाई, dv डैश वही आएगा, जितने भी dv sin फाई कंपोनेंट्स हैं वो जहां आएंगे, और जो इसका जहां भी जैसे एंगल फाई है तो जहां भी इसका इसके साथ एंगल 90 है और इसका उसके साथ एंगल 90 है, तो ये भी फाई हुआ। तो जहां पे भी इसका कंपोनेंट जो है जिसको हम dv डैश को फाई कंपोनेंट बोल सकते हैं, जब हम इसको कर रहे हैं तो जो dv cos फाई और dv cos dv डैश cos फाई कंपोनेंट बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल ईच अदर,
और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो dv sin phi कंपोनेंट आएंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 ये जो दो रिलेशन मिले हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज क्लियर। ये तो बात क्लियर हो गई है। क्या बात क्लियर हो गई है? dv इक्वल टू dv डैश। अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड का नाम चेंज भी कर देते हैं dv डैश तो लेकिन वो आपस में बराबर ही रहेंगे। जितने भी कंपोनेंट्स हैं आफ्टर रिजॉल्विंग dv और dv डैश जो है तो वो जो dv डैश cos phi और dv cos phi जो कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इफ वी रिपीट द सिमिलर क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स, तो वो पेयर वाइज कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये पेयर कैंसिल हो गया जब हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं कंपोनेंट्स में dv cos phi और dv डैश cos phi कंपोनेंट भी इक्वल एंड अपोजिट, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले वही डिक्लेयर कर देते हैं। देयरफॉर dv cos phi एंड dv sin जो cos phi कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसल ईच अदर बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि जब ये इक्वल हो गए और वो डायग्राम में हमें अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहे हैं dv cos phi ऊपर की तरफ है dv डैश cos phi नीचे की तरफ, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से इफ वी रिपीट similar diametrically opposite elements, then all cos phi components, जितने भी cos phi components होंगे वो क्या हो जाएंगे? will cancel each other, वो सारे एक दूसरे से पेयर वाइज कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल ईच अदर पेयर वाइज ही होंगे ना। जैसे एक पेयर करके बता दिया हमने तो वो पेयर वाइज कैंसिल हो जाएंगे। हेंस जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमें चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड at distance x on x line is given by with the given by या is given by, वो क्या होगा? जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो जितने भी dv sin phi कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी dv sin phi कंपोनेंट्स होंगे उन सभी का इंटीग्रेशन होगा dv sin phi उन सभी का टोटल, इसको इंटीग्रेशन से टोटल किया जाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा dv की वैल्यू यहां से j वाली लिखो, जहां j वाली एक ही जैसी है, ये लो म्यू नॉट i अपॉन 4 pi ideal अपॉन x के a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो है। तो अब हम जहां से आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाले हैं, वो क्या है कि sin phi की वैल्यू भी जहां से लिखेंगे। sin phi क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin phi। sin phi की वैल्यू भी हम जहां से बना लेंगे और b की हमारे पास है, लेट इट बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन में हम sin phi की वैल्यू डालेंगे और dv की वैल्यू तो हमारे पास है जे, तो देयरफॉर sin phi की वैल्यू भी बना के जहां पे डाल देते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का फार्मूला तो आपको आता ही है बेटा। परपेंडिकुलर ये है जो आपको ट्रायंगल दिख रही ना OCD, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेन्यूज, ये सीधा जहां पे r सीधा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही का रूट लिख दो। ये बात तो क्लियर है आपसे। तो ये है परपेंडिकुलर क्या है? a अपॉन a स्क्वायर, r क्या लिखना? सीधा यही लिख लो और 1/2 लिख लो ऐसे करके। पुट द वैल्यू ऑफ sin phi एंड dv, तो इसमें हमारे पास वो पूरा आ जाएगा। पूरा होल लूप का देखो कैसे करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ put the values of dv and sin phi, ठीक है ना? कहां डालनी है? dv और sin phi की वैल्यू कहां डालनी है? जहां हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है
ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x ऑन द एक्सल लाइन जो v है, तो इसके अंदर हम dv की वैल्यू डालेंगे और sin phi की इक्वेशन जिसको 3 बोला है। तो जहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो v मिल रहा हमें, तो ये बेटा दोनों वैल्यू डाल दो इसके अंदर, dv की वैल्यू भी डाल दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐसे फैक्टर लगा दिया, और sin phi की वैल्यू जो है a अपॉन, ये आपको पता है ना, a जहां पे आ रहा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो इसकी पावर 1 है, तो डिवीजन में डिवीजन के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 है, यहां 1/2, तो 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो ऊपर जो है जितने भी फैक्टर हैं वो सारे बाहर कॉमन लिख सकते हैं हम। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो b मिल रहा हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो 10⁻⁷, ये तो आपको पता ही है, ये परमानेंट कांस्टेंट है, और ये म्यू नॉट तो इसके साथ है i, और जितने भी फैक्टर हैं बाकी सिर्फ ये a b और सारे फैक्टर जो नीचे, इसको डिनोमिनेटर लगा के a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन किसके ऊपर रहा, सिंपली dl। तो dl का इंटीग्रेशन, ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस है, जैसे 2 पाई r बोलते हैं, लेकिन यहां r की जगह हमारे पास a आ रहा है, रेडियस 2 पाई a, तो इसकी जगह हम 2 पाई a लिख देंगे, और ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहां तो इसकी जगह 2 पाई a जब लिखेंगे, a इंटू ए भी है, तो a स्क्वायर हो गया अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो है, इसकी पावर जो है वो 3। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कॉइल, जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरे जो है, क्योंकि ये डायरेक्टली के फिर जहां से ऐसे सारे करके, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सल लाइन आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लग से रहने दो, i into 2 पाई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बन गया। ये आपको याद रखना है, अगर आप ये याद रख सकते हैं ये भी ठीक है, बाकी और किसी तरीके से अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी यहां पे लिख के बता देते हैं। तो ये था आज का मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सल लाइन ऑफ ए लूप लिखा है। लूप का मतलब सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस a जिसमें करंट I चल रही है, जिसको हमने परपेंडिकुलर टू द बेस लिया है, और एक्सल लाइन जो है हमारे प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर आनी चाहिए। ऐसे कॉइल को नहीं ले सकते, हमें ऐसे लेना पड़ा है ताकि हमारा जो एक्सल लाइन है, जो इसके अंदर एक्सल है, वो हमारे पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आ जाए तो बात हमारी बन जाए। तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको हम एक और जहां पे हमारे पास स्पेस है, ये जो लिखा है, जैसे पाई से पाई कैंसिल और 2 से 2 2 * 4 करके भी हम इसको लिख सकते हैं, वो अपनी मर्जी है आपकी। म्यू नॉट आई 2 से कैंसिल पाई भी चला गया, a स्क्वायर अपॉन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2, अपनी मर्जी होती है। ये कोई किसी की पाबंदी को तो है नहीं कि हम इसको ऐसे ही लिखें, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और पावर होल पावर 3/2 डिनोमिनेटर के अंदर। तो इसमें हम अलग-अलग केस भी कर सकते हैं, जैसे कि x को अगर हम 0 रखें, ये जो डिस्टेंस है अगर 0 कर दें तो ये पॉइंट यहां आ गया, वो यही हमने लास्ट टाइम जो किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल भी बता सकते हैं हम। तो ये भी केस हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x यही होता है। ये सर्कल हमारा जहां से कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम जैसे करके ऐसे करके जहां उतारे ये आ गया। तो इसमें जहां पे जो स्पेस थोड़ी सी बची है, तो इसमें हम वो वाला केस करके आपको दिखा सकते हैं, और वही सिर्फ r की जगह हमारे पास a आएगा, जो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट i अपॉन 2r आया था, वही आ जाएगा, लेकिन 2r नहीं आएगा, 2a आएगा। लेकिन उससे पहले हम ये भी कर सकते हैं, ये सिंगल कॉइल के लिए, जैसे मेरे पास ये सिंगल कॉइल है, फॉर n टर्न्स, अगर इसमें लूप होता है जो नंबर ऑफ वायर्स के ऐसे n टर्न्स हैं,
तो फॉर n टर्न्स भी हम कर सकते हैं इसको, फॉर n टर्न्स, n टर्न्स के लिए क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्यू नॉट आई n a स्क्वायर, a क्या है, रेडियस है, तो इसमें n फैक्टर आ गया। फॉर n टर्न्स के लिए ऐसे तो म्यू नॉट आई a स्क्वायर था, बीच में n फैक्टर आ गया, म्यू नॉट आई a स्क्वायर, नीचे फैक्टर क्या आ रहा है, 2 into a स्क्वायर प्लस x की होल पावर 3। तो इसमें बेटा हमारे पास तो आपको पता है जैसे कि स्पेस ही नहीं बची है, लेकिन हम वो भी कर सकते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 करके तो वो सेम आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r की तरह ही। तो ये था आज का मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, जिसको हम सिंपली लूप बोलते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो भी थोड़ा सा कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ये जो रिलेशन है हमारे पास फॉर n टर्म्स के लिए, इसको रहने देते हैं, बाकी मिटा देते हैं सारा। बेटा ये रहा, इसमें हम केस कर सकते हैं, जैसे कि आपको अभी मैं बोल रहा हूं केस नंबर 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर हम x को 0 रखें, जो हमारा जो एक्सियल लाइन के ऊपर डिस्टेंस था, तो हम तब जो है हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वही आएगा जो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल आता है। तो इसमें म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x को 0 कर दिया तो 0 का स्क्वायर मतलब लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये तो ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो इसमें सॉरी ये जो 0 कर दी, इसके ऊपर पावर भी है ना, चलो 0 का स्क्वायर और 3/2, बेटा ये 0 का स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं, तो म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये फैक्टर जहां पावर 2 से 2 फैक्टर कट जाएगा, 0 का स्क्वायर तो होता ही है ना, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो जिस स्क्वायर से ये 2 कट गया, जिस पावर 2 जो है फैक्टर तो स्क्वायर कट गया, तो वो आ गया a रेड पावर 3, तो जहां से 2 फैक्टर चले गए a कटेंगे, तो बिल्कुल सेम आ गया, म्यू आई एन मुनी 2r आया था ना पहले, तो जहां a आया, क्योंकि तब हमने रेडियस r लिया था, अब हमने रेडियस बिल्कुल सेम आ गया। That is the magnetic field at the center of the coil. That is the magnetic field at the center of scalar coil, current carrying scalar coil। तो करंट नहीं चलेगी तो सर्कुलर कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से बनेगा, करंट से ही बनता है, तो ये भी हम कर सकते हैं। और बाकी ये जो जहां पे जो फैक्टर है ये हमने x 0 किया तो सेंटर का बन गया। बाकी और भी केस अगर हम करना चाहें तो जहां पे कर सकते हैं, जैसे कि म्यू नॉट जो ये होता है ना, जो बायट-सावर्ट लॉ है, तो उसमें हमारे जो है डायपोल मोमेंट का भी रोल प्ले आ सकता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, 2 into a, वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 2a डायपोल जो है लेंथ इनटू वो कर सकते हैं, जैसे कि जहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो यही काफी है, इसमें इतना ही काफी आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, ये था करंट कैरिंग स्केलर कॉइल की वजह से जो बनता है।